Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to start our part number 2 of class 12th business studies, and the name of chapter is financial management. So let us continue. This is part 2. Part 1 is already uploaded. I will also mention the link of part 1 in the description box of the following video too. So the heading is capital structure. Capital structure means from where the firm is going to organize or collect the funds which is required while they are operationing. Capital structure refer to proportion of debt and इक्विटी यूज फॉर फाइनेंसिंग बिजनेस ऑपरेशन। तो कैपिटल स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है कि कितना पैसा डिवेंचर से लिया गया है और कितना इक्विटी शेयर होल्डर से बिजनेस को चलाने के लिए है। सोर्सेज क्या है बिजनेस फाइनेंस के? दो हैं, या तो ओनर अपने फंड को यूज़ करता है दैट इज़ कॉल्ड इक्विटी, और या फिर बोरो फंड को यूज़ करता है दैट इज़ कॉल्ड डेट। ठीक है। Some noteworthy points about debt and equity. Let us see some important points about debt and equity. The first one is nature. डेब इज बोरोड फंड। डेब जो है वो उधार का पैसा है, वेयर एज इक्विटी जो होता है वो ओनर्स का फंड होता है। जैसे आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर बनते हो, इक्विटी खरीदते हो, तो आप उस कंपनी के क्या बन जाते हो? ओनर, उतने ही परसेंट के ओनरशिप के पार्टनर। कॉस्ट ऑफ डेब इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी से डिवेंचर की कॉस्ट क्या होती है? कम होती है, क्योंकि डिवेंचर बोरोड फंड है तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है। सिंस लेंडर अर्न ऑन एश्योर्ड रिटर्न। एश्योर्ड रिटर्न मतलब पहली टर्म एंड कंडीशन तय हो जाती है ना बोरोड लोन पे, कि आप इतने परसेंट इंटरेस्ट पे करोगे और कैपिटल कैसे चुकाओगे, सारी कंडीशन सब तय हो जाती है। देयर रिस्क ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर में रिस्क होता है। कैसे? मतलब कि मान लो इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा लिया है तो कंपनी ग्रो करेगी तो उन्हें पैसा मिलेगा, है ना, और कंपनी अगर ग्रो नहीं कर रही तो फिर उनको पैसा नहीं मिलेगा। डेब्ट इज मोर रिस्की एज कम्पेयर टू इक्विटी। इक्विटी के मुकाबले डेब्ट क्या है? बहुत रिस्की है, क्योंकि डेब्ट में आपको पैसा उधारी का वापस चुकाना ही पड़ेगा, इधर आपकी ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है। इट हैपन्ड बिकॉज इंटरेस्ट पेमेंट एंड रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द बिजनेस इन द केस ऑफ डेब्ट। डेब में तो आप पहले ही तय करते हो ना कि इतना ब्याज और इतने रुपए हम हर महीने भरेंगे, वो भरने ही पड़ते हैं। अब उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है या बेकार। फाइनेंशियल लिवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। लेट अस सी। फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब क्या होता है? टू द प्रोपोर्शन ऑफ द डेब ओवरऑल कैपिटल में डेब कितने परसेंट है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल लिवरेज। 100 रुपये है उधारी का पैसा, उसमें 20 रुपये है, तो द फाइनेंशियल लिवरेज इज 20%। और ये कैसे निकलता है? डेब अपॉन इक्विटी या फिर डेब अपॉन डेब प्लस इक्विटी, ऐसे कर सकते हो आप इसमें, है ना। डेब अपॉन इक्विटी ज़्यादा अच्छा रहता है। इंक्रीज्ड यूज ऑफ डेब इंक्रीज द रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। जितना ज़्यादा हम डेब का यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा? रिटर्न बनेगा किसका? इक्विटी शेयर होल्डर्स का, क्योंकि उधार से पैसा लेंगे तो इधर इनका कम लेंगे ना इक्विटी शेयर होल्डर्स का। इन्वेस्टमेंट क्या होगा? ठीक है, EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। जितना हम पैसे लगा रहे हैं उसमें हमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से का रेशो देखना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 100, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा, कितना हमें बचेगा उस पर पैसा। So it brings us to a conclusion that use of more debt will increase EPS अर्निंग पर शेयर ओनली वैन रेट ऑफ इंटरेस्ट किससे कम हो? कॉस्ट ऑफ बोरोइंग से कम होगा, तो अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगा? उसका ज़्यादा हो जाएगा प्रॉफिट। फैक्टर इफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। वो कौन से फैक्टर हैं जिससे एक कंपनी डिसाइड करती है कि उसे कहाँ से पैसे को बोरो करना है? ठीक है, आइए देखते हैं उन फैक्टर्स को। कैश फ्लो पोजीशन। कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन कैसी है ना। अगर कंपनी के पास कैश अवेलेबल है तो देन दे विल प्रेफर द अदर सोर्स ऑफ द कलेक्टिंग द फंड्स, है ना। कैश फ्लो मस्ट नॉट ओनली कवर फिक्स कैश पेमेंट से अलग इसके अंदर वो पेमेंट्स भी आती हैं जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो मतलब कि चाहिए ही चाहिए, है ना, जो पेमेंट करने के लिए भी चाहिए और जो चलाने के लिए भी चाहिए पैसे को। इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या है? इससे भी कैपिटल स्ट्रक्चर इफेक्ट होता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो जनरली मान लो अगर डेब का कितना है या उसका कितना है, वो चीज़ें देखनी पड़ती है इसमें इक्विटी का। ICR रेफर्स टू द नंबर ऑफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ अ कंपनी ओवर द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। EBIT मान लो 100 रुपये है और इंटरेस्ट पेमेंट है 5%, तो कितना हो गया ये? ICR इंटरेस्ट कवरेज रेशो 20। ठीक है। डेब सर्विस कवरेज रेशो, लेट अस सी दैट। DSCR डेट सर्विस कवरेज रेशो टेक्स केयर ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ ICR। इसकी जो यहाँ कमी पड़ती है उसको हम DSCR से पूरा करते हैं। द कैश प्रॉफिट जनरेटेड बाय द ऑपरेशन आर कंपेयर्ड विद द टोटल कैश रिक्वायर्ड फॉर द सर्विसेज ऑफ
और इसको किससे कंपेरिजन किया जाता है कि कितना हमें टोटल कैश चाहिए और कितना मतलब कि प्रॉफिट जनरेट होगा, उन दोनों को देखा जाता है इसमें। डैब एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। DCSR का भी फुल फॉर्मूला है एक, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डैब डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, जो हमने रीपेमेंट करनी है और जो हमारे ऑब्लिगेशन है जो हमें चुकाना ही पड़ेगा दैट, तो इससे निकल जाता है DSCR, डेब सर्विस कवरेज रेशो। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मीन्स अगर हम कहीं पे पैसा लगा रहे हैं तो हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न, हमारी कमाई कितनी होगी, ठीक है। इससे भी देखा जाता है कि कितना कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, कहाँ से क्या आएगा। तो RI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। कॉस्ट ऑफ डेब, अगर इंटरेस्ट पेमेंट कम होगी तो डेब से ज़्यादा पैसा लेंगे, इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा होगी तो डेब से कम। टैक्स रेट, हाइयर टैक्स रेट मीन्स ज़्यादा डेब को प्रीफेयर किया जाएगा और अगर टैक्स रेट कम है तो इक्विटी को प्रीफेयर किया जाएगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फ्लोटेशन कॉस्ट मीन्स जो कंपनी को चलाने के लिए रहे। अब उसमें ना हाइयर टैक्स में वो इसलिए पे करेंगे डैब को, क्योंकि अगर डैब को वो किया जाए तो फिर वो कंपनी का एक्सपेंस हो जाएगा ना, तो फिर वो उनकी इनकम में से काउंट नहीं होगा। और मान लो अगर उसको पे करते हैं इक्विटी वाले को, अगर इन टैक्स रेट कम है तो उस टाइम शेयर होल्डर्स को फिर शेयर जाएगा, ठीक है। इसीलिए अगर हाइयर टैक्स है तो डैब प्रीफेयर किया जाता है और अगर लोअर टैक्स रेट चल रहा है गवर्नमेंट का तो इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी की अगर हम बात करें तो फ्लोटेशन को कॉस्ट ऑफ इक्विटी में आ जाता है कि इक्विटी एक्सपेंसिव है या सस्ते मिल रहे हैं, शेयर मार्केट वैल्यू क्या है, वो सब चीज़ें हैं ना। फ्लोटेशन कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन, फ्लोटेशन कॉस्ट किसे बोलते हैं, जो सिक्योरिटी को इशू करने में पैसा खर्च होता है या कमीशन देने में, ब्रोकरेज, स्टैंप ड्यूटी, लिस्टिंग चार्जेस है ना, शेयर सेबी के पास लिस्ट कराना पड़ता है ना शेयर को, तो उन सब चीज़ों का जो खर्चा होता है दैट इज कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट। रिस्क कंसिडरेशन, एवरी बिजनेस फेस टू काइंड ऑफ रिस्क, हर बिजनेस के सामने दो तरह के रिस्क होते हैं। जैसे ऑपरेटिंग रिस्क होता है जिसको बोलते हैं कि अगर मान लो फर्म ने, हमने पैसा तो लगाया पर फर्म चल ना पाई है ना, या रेंट, सैलरी, ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सब फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है, भरने ही भरने पड़ेंगे चाहे फर्म चले या ना चले, है ना। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, जो इंटरेस्ट पेमेंट है जो देना ही देना पड़ेगा, है ना, अगर डेब को प्रिफेयर कर रहे हैं, और डिविडेंड देना पड़ेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। रिस्क ऑफ इनएबिलिटी टू मीट, जब कंपनी एबल ना हो अपनी इंटरेस्ट पेमेंट, प्रेफरेंस, डिविडेंड इन सबको देने में, तो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल रिस्क। और जब कंपनी एबल ना हो अपना रेंट, सैलरी और इंश्योरेंस प्रीमियम भरने में, तो दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग रिस्क। फ्लेक्सिबिलिटी, टू मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी, फर्म को क्या चाहिए होता है, बहुत सारा पैसा चाहिए होता है ना, ताकि जो अचानक से प्रॉब्लम आने वाली है उसके लिए फर्म तैयार रहे, फर्म के पास पैसे अवेलेबल हों। कंट्रोल, अगर देखो मान लो टैब से पैसा लेंगे तो कंट्रोल रहेगा फर्म के ऊपर, और अगर इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा लेते हैं तो फिर वो डाइल्यूट हो जाता है जो कंट्रोल है, और वो कम हो जाता है कंट्रोल फिर उस टाइम अगर इक्विटी से प्रिफेयर किया जाए, ठीक है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, रेगुलेशंस कैसे हैं सेबी के या जो सिचुएटरी अथॉरिटी है उसके। लोन्स फ्रॉम बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आल्सो रिक्वायर फुलफिलमेंट ऑफ वेरियस नॉर्म, तो मान लो अगर नॉर्म्स हार्ड हैं तो फिर उस टाइम इक्विटी से प्रिफेयर कर लेगा, या इक्विटी के नॉर्म्स कैसे हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट मैटर हो जाता है, क्योंकि कंपनी हमेशा कम लीगल प्रोविजन से या रेगुलेशन से, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहती है ना। स्टॉक मार्केट की कंडीशन कैसी चल रही है, बूम पीरियड है तो फिर वहाँ से पैसा उठाएंगे इक्विटी से, और अगर मंदी चल रही है तो फिर टैप से पैसा लेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज का कैपिटल स्ट्रक्चर कहाँ है, क्योंकि दूसरी कंपनी कहीं ना कहीं उसका कैपिटल स्ट्रक्चर हमारी कंपनी को इफेक्ट करता ही करता है ना। जनरली कंपनीज आपस में एक दूसरे से देखती है ना कि वो कहाँ से पैसा प्रिफेयर कर रहे हैं, कहाँ से पैसा उठा रहे हैं, फिर उसी हिसाब से कंपनीज भी उसको फॉलो करती हैं। द पैटर्न ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एंड डेब्ट इक्विटी रेशो ऑफ अदर कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री एक्ट एज गाइडिंग फोर्स, तो उन्होंने जिसको प्रिफेयर किया और अगर वो तरक्की कर रहे हैं तो वो दूसरी फर्म के लिए क्या होगा, एक गाइडिंग फोर्स का काम करेगा, है ना, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने में। फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, लेट अस सी दैट। फिक्स एसेट जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, है ना, लैंड हो गया, दीज आर फिक्स एसेट जो एक साल से ज़्यादा के लिए होता है। और वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जो डे टू डे एक्टिविटी के लिए।
फिक्स कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट, में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया दैट इज कॉल्ड फिक्स एसेट, है ना, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फिक्स एसेट को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिक्स एसेट को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा जाता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है। द डिसीजन टेकन टू इन्वेस्ट इन फिक्स एसेट आर टेकन एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कैपिटल बजटिंग डिसीजन के तौर पे इसको लिया जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ फिक्स कैपिटल और कैपिटल बजटिंग डिसीजन की इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों हमें फिक्स कैपिटल चाहिए, या फिर हमें क्यों ध्यान में रखना है कि डिसीजन अच्छा हो कैपिटल बजट बनाते वक्त। लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इफेक्ट अगर देखने हैं हमने तब हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है ना। देखो कोई भी संस्था है वो अपनी फिक्स कैपिटल ज़्यादा तभी खरीदती है जब उसको लॉन्ग टर्म ग्रोथ के प्लान्स हों उसके, है ना। लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, तो बहुत सोच समझ के करना पड़ता है काम फिक्स एसेट में। रिस्क इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है ना। इरिवर्सेबल डिसीजन है, अगर एक बार फिक्स कैपिटल में पैसा लगा दिया तो फिर वो पैसा वापस नहीं निकाला जा सकता, मतलब कम वैल्यू पे निकलेगा तो ये मतलब उस डिसीजन को मोड़ा नहीं जा सकता। वर्किंग कैपिटल में तो क्या है, मान लो हमने रॉ मटेरियल ऑर्डर किया या कुछ और ऑर्डर किया तो उसको थोड़ी देर तक हम कैंसिल कर सकते हैं ना, पर फिक्स कैपिटल जो हमने ले ली तो फिर वो ले ही ली गई है। फैक्टर इफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल के कौन से फैक्टर हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं। जैसे पहला, नेचर ऑफ बिजनेस, कि फर्म है किस तरीके की। अगर मान लो फर्म मशीनरीज बनाती है या हैवी इंडस्ट्री है या बड़े बड़े कैपिटल बल्कि और हैवी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाती है तो ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए, और अगर नॉर्मल डेली यूज़ के बनाती है तो कम जनरली, है ना। स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर बड़े स्केल पे ऑपरेट कर रही है तो ज़्यादा फिक्स कैपिटल, कम पे कर रही है छोटे स्केल पे कर रही है तो कम फिक्स कैपिटल। चॉइस ऑफ टेक्निक, लेबर इंटेंसिव यूज़ करती है तो मशीनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो कम फिक्स कैपिटल चाहिए, और अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेगी तो फिर ज़्यादा फिक्स कैपिटल के लिए पैसा चाहिए होगा उन्हें। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, अगर मान लो कोई फर्म अब तक एम्प्लॉय से काम कराती थी पर अब वो मशीनों से काम करा रही है, मशीनों की तरफ मूव ऑन करना चाह रही है, तो उसको पैसा क्या होगा, ज़्यादा चाहिए होगा, है ना। कंपनीज इन विच एसेट्स कैन बिकम obsolete sooner require higher fixed capital to purchase such asset, ठीक है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, अगर कंपनी के फ्यूचर प्लान्स है या वो नया प्लांट कहीं पे लगाना चाह रही है तो उन्हें ज़्यादा फिक्स कैपिटल की ज़रूरत है, और अगर कोई ग्रोथ प्लान नहीं है या बस कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर दिया है तो फिर उन्हें फिक्स कैपिटल कम चाहिए होगी। डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं अगर अब वो 2 प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं या अपने स्केल ऑफ ऑपरेशन को बढ़ाना चाहते हैं, है ना, वेरिएशन लाना चाहते हैं उसमें, तो फिर उन्हें ज़्यादा फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि और मशीनें चाहिए होंगी और चीज़ों को बनाने के लिए। फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स, कंपनी विच परचेज एसेट रिक्वायर मोर कैपिटल, इफ टेकन ऑन लीज रिक्वायर लेस कैपिटल। तो देखो जो कंपनी अपनी खुद की संपत्ति खरीदती है उसको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, पर एक कंपनी ऐसी है जिसने बिल्डिंग रेंट पे ली या लीज पे ले रखी तो उसको कम पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। लेवल ऑफ कोलाबोरेशन कैसा है, वो नेशनल कंपनीज इंटरनेशनल कंपनीज से अगर जुड़ी हुई है तो प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी, है ना। और लेवल ऑफ कोलाबोरेशन का मतलब एरिया ऑफ स्केल या फिर कितनी कंपनियों के साथ या फिर कैसे वो ऑपरेट कर रही है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए। वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर होल्डिंग करंट एसेट्स के लिए, है ना। रॉ मटेरियल हो गया, कैश इन हैंड हो गया, दीज आर करंट एसेट्स। करंट एसेट्स रेफर्स टू दोज एसेट्स विच आर एक्सपेक्टेड टू गेट कन्वर्ट, जिनको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज टू बी कॉल्ड एज करंट एसेट विद इन अ ईयर। करंट लाइबिलिटीज़ क्या है, जो हमें 1 साल के अंदर चुकानी है, दैट इज कॉल्ड करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ रेफर्स टू दोज लाइबिलिटीज़ विच आर पेएबल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, है ना। टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल, जैसे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल GWC, इट रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन ऑल द करंट एसेट टेकन टूगेदर। जब हम सारी करंट एसेट जैसे इसमें हमने पैसा लगाया उसको एक साथ ले लें तो इसको हम क्या बोलते हैं, GWC। सम टोटल ऑफ ऑल करंट एसेट इज इक्वल टू GWC। नेट वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है, ये निकलता है करंट एसेट जो हमारी है माइनस करंट लाइबिलिटी। मान लो मेरे पास आज रॉ मटेरियल 100 रुपये का पड़ा है और मेरे को किसी को जिनसे मैंने पैसा लिया है मतलब कि रॉ मटेरियल का पेमेंट अभी मेरा 30 रुपये का रह रहा है, तो मेरी अभी NWC नेट वर्किंग कैपिटल कितनी है, 70 रुपये की है, ठीक है। करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग साइकिल के कंसेप्ट को समझते हैं, आइए।
ऑपरेटिंग साइकिल इज़ द टाइम ड्यूरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड से लेके उसको बाज़ार में बेचने तक के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल। जैसे कैश आता है, कैश से रॉ मटेरियल खरीदा जाता है, रॉ मटेरियल को प्रोग्रेस में लाके फिनिश गुड बनाते हैं, फिनिश गुड को फिर बेचते हैं, अकाउंट रिसीवेबल होता है, पैसा आता है, फिर वो कैश आ जाता है, फिर से वही साइकिल है ना। ये एक साइकिल है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, ठीक है। ऐसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कार्य करती है। फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, अब वो कौन से फैक्टर हैं जो करंट एसेट्स को इफेक्ट करते हैं, मतलब कि ज़्यादा चाहिए होगा या कम। नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस किस तरीके का है, ठीक है ना, उस पर डिपेंड करता है कि वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए या कम। लेट अस सी ट्रेडिंग कंसर्न, जो खरीदने वाली कंपनियां जनरली उनको लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए, पर एक सर्विस फर्म है ना, उसको भी कम पैसा चाहिए। पर एक फर्म मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, उसको ज़्यादा चाहिए होगा क्योंकि उसको गुड बनाना है, जिसको सामान बनाना है। मान लो दुकान वाला है, उसको तो कम पैसा चाहिए होगा ना, क्योंकि उसको तो बेचना है, वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगी। पर उसको सामान को बनाने वाली फैक्ट्री है, उसको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी। स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर बड़े स्केल पे ऑपरेट कर रहे तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, और अगर स्मॉल स्केल पे ऑपरेट कर रहे तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। बिजनेस साइकिल, अगर बूम पीरियड चल रहा है देश में तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा करना है। और अगर रिसेशन है, डिप्रेशन है ना, या मंदी चल रही है देश के अंदर, मनी सप्लाई कम है, तो फिर उस टाइम हमें इन्वेस्टमेंट कम चाहिए होगी, वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगी। क्योंकि देखो रिसेशन तब होता है जब देश में मनी सप्लाई कम हो, एग्रीगेट डिमांड फॉल हो, है ना, और लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट लेवल ना हो, अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो, है ना, एग्रीगेट डिमांड शॉर्ट हो जाती है, वो आपने देखा ही होगा इकोनॉमिक्स में। तो उस टाइम वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होती है, बिकॉज देयर इज नो एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, देन व्हाट इज नीड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पीपल दैट टाइम। सीजन फैक्टर भी होता है, अगर सीजन है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी। जैसे अभी फॉर एग्जांपल गर्मियों का सीज़न आ रहा है तो कॉटन के कपड़े चाहिए होंगे, तो कॉटन की को खरीदने के लिए पैसा क्या चाहिए होगा, ज़्यादा। अगर सीज़न नहीं होता तो फिर वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए होती, क्योंकि उस चीज़ का प्रोडक्शन ही नहीं होता। फिर प्रोडक्शन साइकिल, अगर लंबा चल रहा है प्रोडक्शन साइकिल, है ना, तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा, और अगर प्रोडक्शन साइकिल स्मॉल है, छोटे स्केल पे चल रहा है, तो फिर वर्किंग कैपिटल कम। क्रेडिट अलाउड, अ कंपनी फॉलोइंग लिबरल क्रेडिट पॉलिसी नीड मोर वर्किंग कैपिटल, जो कंपनी आसानी से अपने एम्प्लॉयज़ को लोन दे रही है या कहीं और खर्चे कर रही है तो उसको जो वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत है। पर एक कंपनी ऐसी है जो स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी अपनाती है, उसको वर्किंग कैपिटल की कम ज़रूरत है। क्रेडिट अवेल के अंदर भी यही पॉइंट्स हैं जो ऊपर लिखे हैं हमने। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जिस कंपनी को ईजीली रॉ मटेरियल मिल जाता है तो उसको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होती है। जिसको दिक्कत होती है रॉ मटेरियल लेने में या कॉस्ट उसकी बहुत आ रही है, उसको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होती है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, अगर कोई फर्म अच्छे से ऑपरेट कर रही है, एफिशिएंटली ऑपरेट कर रही है तो वर्किंग कैपिटल कम, और अगर इनएफिशिएंटली ऑपरेट कर रही है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या होता है, अगर कंपनी के प्लान है फ्यूचर में ग्रो करने के अच्छे हैं, मतलब कि, तो कंपनी को वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी। और अगर फ्यूचर के प्लान ही नहीं है, शॉर्ट रन में ऑपरेट कर रहे हैं, तो वर्किंग कैपिटल कम। कंपटीशन ज़्यादा है तो डाइवर्सिफिकेशन लाना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी, तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा। और अगर कंपटीशन कम है तो फिर मोनोपोली क्रिएट हो सकती है, तो उस टाइम वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होती है। इन्फ्लेशन, अगर देश में इन्फ्लेशन चल रहा है तो यानी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है ना, मनी सप्लाई ज़्यादा है, तो उस टाइम वर्किंग कैपिटल ज़्यादा। और अगर देश में डिफ्लेशन चल रहा हो तो वर्किंग कैपिटल कम, क्योंकि उस टाइम देश में मंदी चल रही है, डेफिशिएंट डिमांड है। तो उम्मीद है गाइज आपको चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा स्टूडेंट्स। और अगर आपकी कोई क्वेरी है इस चैप्टर से रिलेटेड, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, हम उसका आंसर देने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये है देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का शॉर्ट नोट चैप्टर का, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये आपको बेनिफिट देगा, आप ऐसे भी बना सकते हो, है ना। जिनके पास संदीप गर्ग की बुक है बिजनेस स्टडीज़ की, वो तो जानती हैं, उसमें ऐसा दे रखा है, ये वहीं से ही लिया गया है बल्कि। तो ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद, अच्छे से रहिएगा, बहुत मेहनत कीजिएगा। ठीक है।